हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, आप सब कैसे हैं? ठीक है। बढ़िया एकदम। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट। पाठ 10 का है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन। अब देखिए सीधा सा फंडा ये है कि आप ये समझिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है आप नोट डाउन कर लिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लीजिएगा, ठीक है? सर क्या होगा, सर रिपीट कीजिए, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कैमरा लगा है, ये पढ़ाया जा रहा है, आप बिल्कुल जैसे क्लास में रहते हो वैसे रहने का प्रयास करो, ठीक है? और आप सबके लिए ये है कि आप सब जब भी पढ़ने बैठिए तो आप वीडियो को देखिए तक ही नहीं, मूवी एज अ मूवी तौर पर मत लीजिए। आप वीडियो को देखिए नहीं, बल्कि वीडियो में जिस प्रकार से आप एक ऐसे जैसे कोचिंग में बैठते हैं उस प्रकार से बैठ के पढ़िए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें बताऊंगा लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम थी प्रकाश से लेके, ठीक है? और चलिए प्रकाश चैप्टर में सबसे पहली बात आती है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है? प्रकाश किसे कहते हैं? अब प्रकाश किसे कहते हैं बताइए। सर प्रकाश, चलिए सुनिएगा। सपोज दैट अगर दुनिया में प्रकाश ना हो, प्रकाश शब्द आप बहुत सुने होंगे, लेकिन सुने भी ये भी होंगे कि अगर दुनिया में अगर प्रकाश ना हो तो हम देख पाएंगे क्या? नहीं। वैसे तो आप देखते किस कारण से हैं? अपने आंखों से देख पा रहे हो, लेकिन वास्तविक में क्या है, आपकी आंखें होते हुए भी आप अंधेरे कमरे में नहीं देख पाते हो। ऐसा है? ऐसा है तब क्या, किसकी वजह से आप देख पाते हो? प्रकाश। भाई कोई काम क्यों हो पाता है? जिसके पास ऊर्जा होती है वही कोई कार्य कर पाता है। यानी आपको इससे ये पता चला कि प्रकाश के पास क्या है? ऊर्जा है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लिखिए, देखिए मैं टॉपिक को बोल दूंगा, आप मैं बोल रहा हूं जो वो लिखते चलिए, ठीक है? क्योंकि आप अब बड़े हो चुके हैं, अब हर चीज थोड़ी नहीं है कि हर एक चीज लिखाया जाए। बोल रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कीजिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करती है। जो हमारी दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है? प्रकाश समझ में है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, ठीक है? मैं बोलूं उसके बाद आपको रिपीट करना है। क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करते हैं। दृष्टि संवेदना यानी आपके शरीर में एक संवेदी अंग होते हैं। जैसे आप सुने होंगे कि 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं ना, आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा ना, तो ये सब क्या ज्ञानेंद्रियां हैं। तो यही आप जिसकी सहायता से देख पा रहे हो वो क्या है? आंखें। आपकी आंखें हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आपके दृष्टि संवेदी अंग है आपकी आंख ना, उसे क्या करती है? वो वस्तुओं को दिखाने में मदद करती है, ठीक है? अब देखिए, चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और वैसे आप लोग ज़्यादा वीडियो, अगर आप सबको डिटेल वीडियो चाहिए तो YouTube पर मेरा वीडियो प्रकाश चैप्टर से बहुत ढेर सारा मिल जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब बात आता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश स्रोत या वस्तुओं के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार। देखिए प्रकाश चैप्टर में हम दो प्रकार की वस्तुएं पढ़ते हैं, एक का नाम प्रदीप्त, हाँ प्रदीप्त, दूसरा अदीप्त वस्तुएं। शाबाश, प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। अब देखिए प्रदीप्त का मतलब है, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। हाँ, प्र का मतलब है प्रकाश, प्र का मतलब है प्रकाश से है, या अदीप्त का मतलब उत्पन्न करती है, जो प्रकाश को उत्पन्न करे उसे कौन सी वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं, और जो वह प्रकाश को उत्पन्न नहीं करती उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अ का मतलब अंधकार से है, भाई कोई अंधकार तो उत्पन्न करता नहीं है, कहने का मतलब है जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे अदीप्त, जिसके पास स्वयं का प्रकाश है उसे प्रदीप्त। दो तीन परिभाषा इसका बता सकते हो, या तो ऐसे बोल सकते हो जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं, और जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती उसे अदीप्त वस्तुएं। अब प्रदीप्त वस्तुएं कौन कौन सी प्रकाश उत्पन्न करती है, और ये भी परिभाषा आप बोल सकते हैं, जो वस्तुएं अंधेरे कमरे में दिखाई देती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं अंधेरे कमरे में नहीं दिखाई देती उसे अदीप्त। यानी एक चीज के तीन तीन चार चार परिभाषा बता सकते हो, कोई दिक्कत आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली थी। ठीक है, हम हर एक चीज़ों को डिटेल बताएंगे, वैसे बहुत फास्ट नहीं चलेगा, और एग्ज़ाम आ गया है आपके 15 फरवरी तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, और पूरा वीडियो डालेंगे अब, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया है। टारगेट लेके चल रहे हैं 15 फरवरी तक, उसके अंदर तक ही कवर कर दें। चलिए अब ये समझ में आया ना। अब उदाहरण क्या हो सकता है इसका, कौन सी वस्तुएं स्वतः उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त, जैसे सूर्य। सूर्य में आप जाते हुए जलाने नहीं, सूर्य, हाँ, जलता हुआ टार्च, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई अगरबत्ती, ये सब रात्रि में अगर अंधेरे कमरे में हो तो दिखेगा ना, दिखेगा, हाँ फिट है फिट। और जैसे अदीप्त वस्तुएं में सबसे आपका ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है एग्जाम में, काहे का कि आपसे पूछ लिया जाएगा चांद, चांद क्या अदीप्त वस्तुएं है कि प्रदीप्त वस्तुएं है, तो चांद क्या है, अदीप्त वस्तु है। क्यों, क्योंकि चांद का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वैसे रात्रि में दिखता है लेकिन उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तुएं। आपका ये किताब, टेबल, पेन, कॉपी वगैरह जितनी भी चीजें आपको रात्रि में नहीं दिखती हैं वो चीजें अदीप्त वस्तुएं है। ठीक है, और एक सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, चांद। क्या, चांद। आप लोग भी लिखते चलिए, ठीक है, और जहां ना समझ में आए वीडियो को पॉज करके या वीडियो की स्पीड डाउन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। अब बात आती है प्रकाश का परावर्तन की, किसकी, हाँ, ये सब मेन हेडिंग है। ठीक है, अब बात इसमें ये है कि प्रकाश को तो लाइट कहते हैं, वस्तुओं के प्रकार को, प्रदीप्त को आपने सुना होगा, ल्यूमिनस कंपनी है ना एक, ल्यूमिनस का नाम सुने होंगे, तो ल्यूमिनस का मतलब होता है प्रदीप्त और नॉन ल्यूमिनस का मतलब होता है अदीप्त। इंग्लिश में भी बताता चलो भाई, कोई लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, नॉन ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस। ठीक है, चल। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं,
लिखते चलिए आप भी, ठीक है। जो भी पढ़ा रहे हैं आप डायरेक्ट नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए आप बातों को जरा ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो मैं पूछता हूं उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आप बचपन में अगर कोई मित्र नहीं होता था, आप बॉल वॉल खेले हैं ना। जब आपके बचपन में मित्र नहीं साथ में होते थे तो क्या करते थे, बॉल केवल रहता था तो क्या करते थे, कैसे खेलते थे? हाँ हाँ, तो ऐसे फेंकते, कभी कभी तुमने दीवार पर टक्कर मारा होगा फिर कैच करते थे, दीवार पे टक्कर मार के फिर कैच करते थे, ये क्रिया करते थे ना। तो यानी जो फेंक के और कैच करते हो तो उस क्रिया को, यानी तुम जैसे ही दीवार पर मारे वैसे ही कैच आ जाता था तुम्हारे हाथ के पास ना ये, तो उसी प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन। ये तो परावर्तन हुआ, ये नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन वही है। परावर्तन उसी को कहते हैं, यानी फेंके, दीवार से टकराया और तुम्हारे पास चला आया। ये कब संभव होता है? क्या यही तुम मिट्टी में, गीली मिट्टी पर ऐसे फेंको फिर तुम्हारे पास आएगा वो? ऐसे नहीं आएगा ना। यानी जो दीवार होती है वो चिकना तल होगा तभी, या तो बॉल वगैरह जब खेलते हो, फील्ड बनाते हो तो फील्ड को एकदम प्लेन रखते हो। गीली मिट्टी में कभी बॉल खेलते हो ना? तो यही, यानी जिससे परावर्तन हो, परावर्तन की प्रक्रिया हो ना। जैसे एक सरफेस होता था, यहां बॉलर बॉल लेके फेंकता है, यहां होता है बैट्समैन, ठीक है। बैट्समैन होता है, यहां मान लो यहां फील्डर भी बना दे भाई, फील्डर हो रहा है। चलो अब देखो, बॉलर ने जैसे ही बॉल घुमा के फेंकता है, बॉल यहां से आई, टकराती है, अब टकरा के इसके बल्ले से लगता है ना। जैसे ही बल्ले से लगा तो ये बल्ला से जब लगता है वो डायरेक्ट सिक्स जाता है या कहीं और जाता है, टकराता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये परावर्तन की घटना है, ठीक है। अब परावर्तन की घटना है ये समझ के बाद परावर्तन क्या चीज होता है समझे। यानी एक प्रकार से फेंका बॉल और ये टकरा के बॉल जब तक बैट से लगा नहीं तब तक परावर्तन नहीं कहेंगे। अगर बॉल बाउंस हो जाती है तो उसे नहीं कहेंगे परावर्तन। जब बॉल बैट से टकराती है और बॉल जो है वो सिक्स जाता है या फोर जाता है ना, तब कहते हैं परावर्तन की घटना है ना। तो यही है परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको समझ लो। मान लो ये दीवार है, और दीवार पर तुम क्या फेंक रहे हो, बॉल फेंक रहे हो। ऐसे गई बॉल, फिर टकरा के फिर वापस आती है, इसी घटना को परावर्तन कहते हैं ना। अब बात आई कि परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? किसकी? प्रकाश का परावर्तन। बचपन में कभी देखे हो, कभी किए होगे तुम भी, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती होते हैं। तो तुम लोगों ने, आप लोगों ने किया होगा कि किसी आपके घर के सामने किसी का घर होता है और आप घर के अंदर से दर्पण ले आते हैं, यानी शीशा, और शीशा ले आके दूसरे के घरों में चमकाया होगा और किसी के मुंह पर चमकाते थे कि देखा हो मजा आएगा ना। ऐसा करते थे ना क्रिया। यही जो क्रिया है ये प्रकाश का परावर्तन है। उस घटना में क्या होता है, तुम शीशा लेके आए, शीशा लिए हो ना, मान लो ये खड़े हो के शीशा पकड़े हो, चलो भैया शीशा पकड़े, फिर शीशा कहाँ, ये धूप है, मान लो प्रकाश आ रही है, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरण शीशा पर पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? शीशा। शीशा यानी मिरर, हम गांव की भाषा में शीशा ही बोलते हैं, लेकिन इसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं? मिरर, या इंग्लिश में इसे मिरर बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्पण। क्या बोलते हैं? दर्पण। इंग्लिश में मिरर। समझने की कोशिश करना, बहुत मजेदार है, ठीक है भाई। आंख वाँख बना दे, चलो ठीक है। अब देखो सूर्य की किरण जाके शीशे पर पड़ी,
अब शीशे से जैसे ही किरण पड़ी यहां पर दूसरी तरफ चमकने लगता था। यही जो प्रक्रिया है यही प्रकाश का परावर्तन है। अब परावर्तन की घटना दर्पण में होता है। दर्पण में ही नहीं, प्रकाश का परावर्तन हर जगह होता है, लेकिन जब तक चिकना तल से टकराता नहीं है। अब दर्पण में क्या शीशे पे लगे होते हैं, आयरन ऑक्साइड या पारे से पॉलिश किया होता है उसके अगले सरफेस पर, ठीक है। तो अगले सरफेस पर जब पॉलिश किया होता है तो दूसरी तरफ से क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। अब देखो परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अब सुनिए, लिखिए, बात समझ में आए। लिखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन ना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखे, बात समझ में, यही हुआ प्रकाश का परावर्तन। समझ गया ना, यानी प्रकाश की किरण आया, टकराया, चला गया ना। देखो जैसे इधर मिरर है, बॉल कोई फेंक आया, बॉल टकराया, अगर हम उसको फेंक देते हैं तुरंत ही चला गया, आया टकराया। देखो ये चिकना सा तल है और चिकने तल से टकराया, पुनः उसी मार्ग में, ठीक है। ये परावर्तन की घटना। अब बात आती है इसके परावर्तन के नियम। क्या परावर्तन के नियम, लिखते चलो आप लोग, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, पुश करिए थोड़ा वीडियो को, इंक डालिए। अब परावर्तन के नियम के बारे में हमने देखिए, परावर्तन का नियम क्या होता है, पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा। मान लीजिए दर्पण है, क्या है, दर्पण। और कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। कौन सा, समतल दर्पण। हाँ, मान लीजिए कोई दर्पण है, इस पे हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं ना, प्रकाश की किरण डालें, जैसे ही किरण एक माध्यम से जाएगा, टकराया तल से ना, और टकराया जैसे ही तल से वैसे ही दूसरे माध्यम में चला गया, यानी परावर्तन की क्रिया हुआ। क्या हुआ, हाँ, परावर्तन की क्रिया, यानी परावर्तन हो रहा है। उसी का नियम जानेंगे कि परावर्तन आखिरकार कैसे हुआ, ठीक है। देखिए, प्रकाश की किरण इधर से है, तल पर टकराया, अब वापस लौट गया,
ये तो हुआ कौन सा, परावर्तन हुआ ना, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटेंगी कि जब परावर्तन हुआ। ठीक है, अब देखिए नियम क्या हुआ, यानी जो किरण आई ना, एक माध्यम से प्रकाश की किरण जो आई इसे आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। रे का मतलब किरण, यानी आने वाली किरण। आपतित किरण यानी हाँ, किसी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और देखो जो टकराई, जब यहां टकराई और वापस लौट गई, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, लिखते भी चलिए, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, आज मान लो हिंदी मीडियम में हो, किसी इंग्लिश मीडियम लड़के को समझाना होगा तो कम से कम टर्मिनोलॉजी को जानते तो रहोगे। इसलिए टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नहीं जानोगे तो आगे जैसे ही आप ऊंची कक्षाओं में जाते हो तो आप लोगों को कैसे बता पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप बड़े होते जाते हो इंग्लिश का महत्व उतना ही बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इंग्लिश का महत्व क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल यानी विश्व प्रसिद्ध लैंग्वेज है। विश्व में कहीं भी जाओगे अगर इंग्लिश को जानते हो, अंग्रेजी को जानते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं भी रह सकते हो। ठीक है, हिंदी तो केवल अपने भारत में बोली जाती है अधिकतर। अब विश्व में ज्यादा से ज्यादा लोग अंग्रेजी वगैरह नहीं, हिंदी वगैरह नहीं जानते, लेकिन अंग्रेजी सभी विश्व वाले जानते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अंग्रेजी पता होता है, इसलिए अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो आई किरण उसे कौन सी, क्या नाम बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो टकरा के वापस लौटी उसे क्या कहेंगे, हाँ, परावर्तित किरण। और जहां ये मिल रहा है इसे क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, या इंसिडेंट पॉइंट बोल सकते हो। अब देखो यहां पर देखो, जैसे ही टकराया वहीं से वापस लौटा है, इसलिए इस बिंदु को आपतन बिंदु ना, जहां पर दो किरणें मिलती हैं, जिस बिंदु से मिलके वापस लौटती हैं, इसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। अब आपतन बिंदु से एक अभिलंब हम खींच ले रहे हैं। क्या खींच ले रहे हैं, अभिलंब। ये क्यों खींचे हैं, क्योंकि इनका पता चल सके, इनसे कोण बन सके। जब कोण बनेगा तभी पता चलेगा कितने पर घुमाएंगे, कितना दूर जाएगा ना, तो इसीलिए हमने अभिलंब खींचा। इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, अब देखो, अब नियम देखो तैयार हो गया है। क्या नियम, दो नियम प्रतिपादित हुआ है। क्या, अब यहीं पर देखो, पहला नियम क्या है, आपतित किरण, बोलो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। हाँ, तीनों एक ही तल पर होते हैं। हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर। ठीक है, अब देखो आपतित किरण से बनने वाला एक कोण बन रहा है ना, इसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। क्या बोलेंगे? हाँ, आपतित किरण से बनने वाले कोण को आपतन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आई से। क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि आपतित की इंग्लिश होती है इंसिडेंट, इंसिडेंट का आई ना। ठीक, अब परावर्तित किरण से बनने वाले को परावर्तन कोण, इसे आर बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन का आर, यानी इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आपतित कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ना। दूसरा का नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हाँ, ऐसे बोलेंगे, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। आई बराबर परावर्तन कोण आर। ठीक है, दो नियम बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं और आप लोग भी लिख के बोलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब नहीं बोलोगे तब कब बोलोगे। ठीक है, सुनिए, परावर्तन का नियम बोलो। परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो तल पर है ना। आपतन कोण आई, दूसरा का नियम क्या है? आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। परावर्तन कोण आर, आर, हाँ आर है ना। चलिए लिख लीजिए फटाक से, लिख, याद हो गया ना? हाँ, जहां न याद होगा पूछ लीजिए। अब सुनिए, अगर मैं परिभाषा बहुत स्पीड या तेजी से बोल दिया हूं तो आप इसको नोट डाउन करने के लिए आप अपने फ़ोन से स्पीड कम करके या प्लेबैक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? हाँ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज। अब देखिए, इमेज दो प्रकार का होता है। पहले हम जानते हैं इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे आप अगर अपने आप को ही अगर शीशे में देख रहे हो तो वो आपका क्या हुआ? प्रतिबिंब। जो शीशे में है आपका जो चल रहा है उसे प्रतिबिंब। जैसे आप अपने आप के परछाई, अपनी आप की परछाई को देखते हो ना, तो वो आपका प्रतिबिंब है ना। अब देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार से हो सकता है। या तो परावर्तन के पश्चात अगर वास्तव में किरणें मिल रही हैं तो, या वास्तव में मिले या आभासी तौर पर मिले तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में रियल इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियल इमेज। लिखते चलिए आप लोग, कॉपी पेन बंद नहीं रहना चाहिए, लिखते रहिए। और दूसरा है
दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। इसे इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, आभासी प्रतिबिंब क्या होती है। देखिए, परावर्तन की घटना के बाद जब जैसे परावर्तन हो रहा है ना, परावर्तन के कारण ही हम लोग, परावर्तन अगर ना हो तो हमारा प्रतिबिंब शीशे में बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर परावर्तन की घटना ना हो तो हम अपने आप को शीशे में नहीं देख पाएंगे। शीशे में देखने का कारण है परावर्तन की क्रिया हो रही है। अगर परावर्तन की क्रिया, अगर शीशा ले लें, जैसे कांच ले लें, कांच के एक सतह पर अगर पॉलिश वगैरह ना हुआ रहे, पेंट ना हुआ रहे, तो आप उस पर अपना प्रतिबिंब देख ही नहीं पाओगे। जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लो, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी शीशा ले लो, पारदर्शी शीशे में अपना मुंह दिखता है, कभी नहीं दिखता है। अगर उसके एक तल पर अगर पॉलिश कर दें या कुछ कर दें, तब तो हमारा परावर्तन होगा, तभी तो हमारा मुंह दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखता है। हाँ, तो यही, यानी जब किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिले तो उसे वास्तविक किरणें, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिखिए, जब पर वास्तविक प्रतिबिंब, लिखिए, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मान लो ये दर्पण है, ध्यान से देखो थोड़ा, ये दर्पण है। अगर हम वस्तु को यहां रख रहे हैं और ये प्रकाश की किरण चली, फिर चली, टकराई, चली, टकराई, फिर यहां से चली, फिर यहां से टकराई, और ये वास्तव में मिली ना, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसको अभी आगे दर्पण पाठ पढ़ाएंगे ना, तो दर्पण पढ़ाने के बाद आपको प्रतिबिंब का बनना, किस स्थिति पर कहाँ रखेंगे वस्तु की, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में तब आपको कौन बता दूंगा, कौन सा आभासी प्रतिबिंब है, कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, अब आभासी प्रतिबिंब का अपने से परिभाषा बता सकते हैं आप लोग। आभासी का मतलब है क्या? आभासी, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में न मिलकर आभासी तौर पर, यानी आभासी कहने का मतलब आभास हो रहा है, वास्तव में वो नहीं मिल रहा है, बल्कि सोच लेते हैं कि यार, मान लेते हैं कि वो आगे जाकर कहीं पर मिलेंगी, तो वो प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं, किंतु आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ले सकते। पर्दे का मतलब है, पहले आप लोग बारात वारात में जानते होंगे, पहले बताते होंगे लोग कि पहले, अब जो ऑर्केस्ट्रा के जाता है ना, ऑर्केस्ट्रा की जगह पर लोग पर्दा वाला टीवी जाता था ना, प्रोजेक्टर लगा होता था, प्रोजेक्टर पर ऐसे करते थे, जो प्रोजेक्टर में लगा होता था वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, जो पर्दे पर पड़ता है, पर्दे पर जो दिखता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, हाँ, यानी अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में न मिले तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा अपने से लिख लोगे, कोई दिक्कत? लिख लो फटाक से। जब प्रकाश की किरणें, आप लोग भी देखिए, बस नहीं लिखते रहिए, ठीक है। और एग्जाम की बेस्ट तैयारी करना है तो फिर से रिवीजन बैच चल रहा है, फिर से रिवीजन करिए। वैरियर बैच का रिवीजन सीरीज चल रहा है और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट ना। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में ना मिले
उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए इन सब से प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर प्रश्न आ जाते हैं, बोल देगा प्रतिबिंब के प्रकार बताइए या प्रतिबिंब किसे कहते हैं, परिभाषा आ गया, 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न। तो आप लोग थोड़ा डिटेल करके लिखिएगा और अभी बनवा दूंगा फिगर, दर्पण वर्पण बना के बता दूंगा, तब आप लोग फिगर सहित बनाइए ना। एग्जाम में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए, और आपकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक है, कायदे से डायग्राम वग्राम बना के जाना है। ठीक, चलिए ये लिख चुके हैं, इरेज करें। चलिए अब इरेज का करें, नीचे लिख दें। अब क्या जानेंगे हम, दर्पण। दर्पण क्या, दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी, अब हम जानेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक है, दर्पण, दर्पण जो होता है ये किसका बना होता है, कांच का बना होता है। किसका बना होता है, कांच का बना होता है। यानी कांच से बना ऐसा समायोजन या ऐसा समायोजक, समायोजक का कहने का मतलब है ये एक प्रक्रिया होती है, समायोजन होता है। ठीक है, ऐसा बनाया जाता है ना, कांच का बना ऐसा समायोजक जिसके एक सतह पर, जिसके यानी कांच है, देखो कांच है, कांच का बना ऐसा समायोजन जिसके एक सतह पर आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या पारे से पॉलिश हुआ है, और दूसरी सतह से परावर्तन की क्रिया हो, उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। लिखो, बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखिए आप सब केवल सुनिए बस ही नहीं, बल्कि नोट डाउन करिए साथ साथ, और पढ़ना हो तो कायदे से एग्जाम की तैयारी। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिसको कि लोगों का हेल्प हो सके, जो बच्चा न पढ़ा हो उसका भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो लिखिए दर्पण, हेडिंग डालिए, कांच का बना ऐसा समायोजक जिसके एक सतह पर आयरन ऑक्साइड या पारे से पॉलिश हो, तथा दूसरी सतह से परावर्तन की क्रिया हो। ऐसा समायोजन दर्पण कहलाता है। याद होता चल रहा है ना। देखिए नोट डाउन भी करते चलिए, क्योंकि नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ऐसे सुनने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन आप एग्जाम में अच्छे से तैयारी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। तो याद करना, और याद भी कैसे, समझ समझ के याद करना। ठीक है, देखो कांच का बना है, कांच के बना रहे, और कांच के एक सतह पर अगर पॉलिश हो जाए, किससे, पॉलिश का मतलब पेंट किया हुआ है ना, दूसरे सतह पर देखो किसी चीज का 2 सतह होगा, एक आगे वाला एक पीछे वाला, अगर पीछे वाले के तल पर पॉलिश कर दो, किससे, पॉलिश या पेंट कर दो ना, किससे, आयरन ऑक्साइड या पारे से, तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा ना। चलिए, और दर्पण से क्या होगा, तो परावर्तन की क्रिया होगा, परावर्तन की क्रिया होगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसमें। ठीक है, अब हेडिंग समझे। दर्पण 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, नहीं, पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण को इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। और दूसरा गोलीय दर्पण,
गोलीय दर्पण, इसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब देखो समतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनो। समतल जैसा कि शब्दों से ही पता चल रहा हो ना, समतल यानी चिकना तल, या जिसका तल समतल हो, जिसका तल उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा दर्पण जिसका तल समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण की परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका तल गोलीय हो, जिसका तल गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया बात? हाँ, अब देखिए समतल दर्पण, गोलीय दर्पण आप समझ गए। अब देखिए समतल दर्पण में कोई, समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन गोलीय दर्पण का दो प्रकार होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब पढ़े होंगे आप अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल को इंग्लिश में कनकेव बोलते हैं, कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो अवतल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में देख लो जरा। देखो गोलीय दर्पण कैसा होगा, एक गोला होगा ना, एक खोखला वो गोला होगा। अगर खोखले गोले को दो भागों में बांट दो, दो भागों में काट दो, तो दो प्रकार हो गए, दो भाग हो गए ना, ऐसे तो दो भाग हो गए। अगर एक के उभरे हुए तल पर पालिश कर दो, अगर एक तल पर पालिश करोगे दूसरे तल से परावर्तन होगा। अगर उभरे हुए तल पर पालिश कर दिए तब दबे हुए तल से परावर्तन होगा ना। यानी जिसके उभरे हुए तल पर पालिश हो, दबे हुए तल से परावर्तन हो। और देखो इसे तब क्या कहेंगे? अवतल। यानी जिसके दबे हुए तल से, अव यानी दबा हुआ तल, दबे हुए तल से पालिश, सॉरी परावर्तन हो, दबे हुए तल से परावर्तन हो, अवतल दर्पण। जिसके दबे हुए तल पर पालिश हो तब उसके उभरे हुए तल से परावर्तन होगा ना। जिसके उभरे हुए तल से परावर्तन हो उसे क्या? उत्तल। उत्तल यानी उठा हुआ तल। बात समझ में आया? चलिए ऐसे तो अभी नॉर्मल ऐसे बता रहे हैं, अब आगे बताएंगे इसके डिटेल। ठीक है, इतना तक समझ में आया? नोट डाउन कर लो या लिख लो। अवतल दर्पण का परिभाषा लिख लो। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश हो, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पालिश हो तथा दबे हुए तल से परावर्तन हो। तथा दबे हुए तल से परावर्तन हो, कौन अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिगर बना लो उसका अवतल दर्पण का। देखो उभरा हुए तल पर पालिश कर देना है ना, और दबे हुए तल से परावर्तन होगा। मान लो ये आया ऐसे, ये आया, ठीक है। ये किसका बन गया?
उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हेडिंग डालो उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पालिश हो तथा उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो। उभरे हुए तल से परावर्तन की क्रिया हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? चल, अब हम जानेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम ना। अब क्या जानेंगे? उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब, सॉरी अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण पहला हेडिंग बोला था ना। हाँ चलिए, हेडिंग क्या है होगी अब? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखो, अवतल दर्पण में 3 नियम है प्रतिबिंब बनने के, लेकिन किन्हीं 2 नियम को लगाकर हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे 3 नियम होता है। कितना नियम? अवतल दर्पण बना ले रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। पहले आपको गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाओं के बारे में बता दें, फिर उसके बाद क्या गोलीय दर्पण संबंधित परिभाषाएं। गोली दर्पण संबंधित परिभाषा है। अब देखो, ये गोली दर्पण है ना। गोली दर्पण अब हेडिंग डालो वक्रता केंद्र। पहला डालो वक्रता केंद्र। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र, देखो ध्यान से, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे गोली दर्पण है, खोखला गोला होता है, उसका जो कटा हुआ भाग होता है। जैसे इसको अगर काट दो, तो जैसे किसी भी चीज को काटोगे तो उसकी साइज जो होगी वो बराबर रहनी चाहिए, यानी बीच पॉइंट लोगे काटने के लिए जिससे बराबर बराबर कटे। हाँ, वही कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, उसके दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। लिखो, आप भी लिखिए। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है
गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। अब देखिए दूसरा क्या है, वक्रता त्रिज्या, हेडिंग डालिए। अब देखिए इसको भी उसी प्रकार से परिभाषित करोगे ना। देखो जो चीज से नापे इसको, ये उसकी त्रिज्या हुई ना। जितना दूरी तुम नापे, जैसे यहां से दूरी नापी यहां बराबर, यहां से दूरी यहां बराबर, वहीं बीच से काटे तो इतनी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। जैसे इसे क्या बोल, इसकी परिभाषा क्या होगी, लिखिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी प्रकार से है परिभाषा सेम टू सेम। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। अब आता है बात ध्रुव। क्या? ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। अब देखो जो पालिश करते हो ना, पालिश किए, अब पालिश करने पर जो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल पर ही पालिश करते हो ना। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इनको निरूपित करते हैं। हाँ इस चीज से निरूपित करते हैं। हाँ, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और इसको भी ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं ना, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से। हाँ, यही चीज मैं भूल गया था, धन्यवाद जो आपने याद करा दिया। चलिए, वक्रता केंद्र को R से प्रदर्शित करते हैं, लिख दीजिएगा, बाय मिस्टेक, मेरी मिस्टेक है। फिर वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब हेडिंग डालिए मुख्य अक्ष। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? देखो इस दर्पण का इधर ध्रुव होगा, उस दर्पण का वहां ध्रुव होगा ना। देखो दोनों का केंद्र ये है। ठीक है, तो देखिए इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है?
ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, देखो मिला दिया रेखा ना, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। लिख लीजिए, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। हाँ, इसे रेखा द्वारा निरूपित किया जाता है। देखो रेखा होती है एक ना, बस बात समझ गए, यानी P और C को जो मिलाया वो एक रेखा है, बस इसको कोई शब्द द्वारा निरूपित नहीं किया जाता। ठीक है, चल अब देखो, अब बात आती है मुख्य फोकस। क्या? इसे इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। अब देखिए इंग्लिश में इसे फोकस दूरी, अब बात आती है किसकी? फोकस दूरी ना। देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। अगली हेडिंग है, छठी हेडिंग। देखो ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को, ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ। लिखिए, ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं।